हेलो बच्चों हम पहुंच गए हैं 13वें पाठ यानी बसेरा ऊंचाई पर। तो हम पढ़ते हैं 13वां पाठ बसेरा ऊंचाई पर। कहानी एक यात्री की। मैं हूं गौरव जानी और यह है लोनर, मेरी सबसे बढ़िया साथी, मेरी मोटरसाइकिल। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं है, उसके साथ मैं हूँ हरदम। तो लोनर क्या होता है? लोन से बना है लोनर। लोन मीन्स अकेला। हम कहते हैं ना लोनली फील कर रहा है, यानी कि अकेलापन फील हो रहा है। तो लोनर मीन्स अकेला रहने वाला। हम दोनों ही मुंबई की भीड़ भाड़, शोरगुल वाली गलियों और ऊंची ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं। हम दोनों को ही अपने सुंदर देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक है। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक अद्भुत कहानी दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों पर मोटरसाइकिल यात्रा की। आप अगर कहीं पहाड़ी एरिया में घूमने जाते हैं तो आप बहुत कॉमनली देखेंगे आमतौर पर कि बहुत सारे मोटरसाइकिल पे बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे होते हैं। थोड़ा सा सामान उनकी मोटरसाइकिल पर होता है और एक या दो लोग एक मोटरसाइकिल पर बैठकर यात्रा करते हैं और पहाड़ी एरिया में घूमते हैं और उसका पूरा आनंद लेते हैं। कैसे की तैयारी? मेरी यात्रा थी लगभग 2 महीने की। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था, वह भी मोटरसाइकिल पर लाद कर। मैंने बहुत सोच समझकर ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया। रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट और स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, काफ़ी दिन तक खराब ना होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे इत्यादि भी। मैं मुंबई से निकला। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय किया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, पर दिल्ली भी मुंबई जैसी ही लगी। इतने सालों में मैं थक चुका था एक ही तरह के शहर देखते देखते। वहीं एक जैसे घर, सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए। अब आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं बहुत उत्सुक था। मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने को मिलेंगे लकड़ी के घर, ढलमा छत वाले और बर्फ से ढके घर, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने किताबों में देखे थे। दिल्ली में फिर सामान भरवा कर मैं आगे बढ़ा। 2 दिन बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों की ताज़ी हवा के बीच चैन की सांस ली। असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख में लेह तक जाना था। पता करो, नक्शे में देखकर बताओ कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य आएंगे। तो अभी क्या बताया है आपको कि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और फिर हिमाचल और JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर लेह और लद्दाख है। तो मुंबई से दिल्ली तक का सफ़र था 1400 किलोमीटर का और आगे भी कई किलोमीटर का सफ़र तय करना था। तो मोटरसाइकिल पर ये यात्रा कर रहे हैं जो कि महाराष्ट्र यानी कि मुंबई से चले हैं और सिर्फ एक मोटरसाइकिल लेकर। अब 2 महीने की यात्रा है तो 2 महीने का सामान इकट्ठा रख लिया। अब 2 महीने में क्या क्या सामान चाहिए है वो इन्होंने लिखा है कि मैंने टेंट के जहाँ पर रुकेंगे, रात होगी, सोना होगा, तो अपना टेंट लगाना पड़ेगा। घर तो ले जा नहीं सकते, सब जगह होटल हो नहीं सकते, तो टेंट हमेशा साथ रखते हैं। बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट ही क्यों, अगर जगह गीली है तो प्लास्टिक की शीट गीली नहीं होगी। और स्लीपिंग बैग, तो पूरा बिस्तर ले जाना बहुत मुश्किल है। चारपाई हो, है ना, या फोल्डिंग बेड हो, फिर उस पर पूरा बिस्तर हो, तो ऐसी जगह के लिए स्लीपिंग बैग इस्तेमाल किया जाता है। जो भी पहाड़ों पर लोग जाते हैं, चढ़ते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, वो सभी स्लीपिंग बैग रखते हैं। और गर्म कपड़े, क्योंकि ठंडे प्रदेश में जाना था तो गर्म कपड़े चाहिएंगे, नहीं तो बहुत ठंडी हवा वहाँ पर चलती हैं, बर्फीली हवाएं चलती हैं। 2 महीने की यात्रा थी तो खाना भी ऐसा लिया जो पैक्ड फूड होता है, जो कि जल्दी ख़राब ना हो। एक कैमरा, इतनी दूर जब जा रहे हैं घूमने के लिए तो कैमरे में बहुत सारी फ़ोटो भी लेंगे। और पेट्रोल रखने के लिए डब्बे, क्योंकि मोटरसाइकिल है तो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकेगी, बार बार पेट्रोल डलवाना पड़ता है कुछ दूर जाने के बाद। तो ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर पेट्रोल ख़त्म हो वहाँ पर ही आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो पेट्रोल डलवाने के लिए, एक्स्ट्रा पेट्रोल डालने के लिए डब्बे भी रखे होते हैं कि जहाँ पर ख़त्म हो जाए उस डब्बे से पेट्रोल निकाल कर अपनी मोटरसाइकिल में डाल दो और जहाँ पर पेट्रोल पंप दिखाई दे वहाँ से उस डब्बे में भरवा लो। तो ये सारा सामान इन्होंने अपने साथ रखा।
जो कि मुंबई से कहाँ जा रहे हैं, लेह लद्दाख इनको पहुंचना है और मोटरसाइकिल से ही ये यात्रा कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि एक जैसी बिल्डिंग से देख के बिल्कुल थक चुका था और मैं देखना चाहता था वो जगह जहाँ पर बर्फ़ से ढके हुए घर थे, है ना, ढलानदार छतें जहाँ पर होती थी। तो वो ये सारे घर किस प्रकार के हैं, जो कि हम पहाड़ी एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। तो अब आगे लिखा है, पता करो, नक्शे में देखकर बताओ कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य आएंगे। यह भी आपको बताया। गौरव जानी, मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनकी राजधानियों के नाम पता करो। क्या और कोई भी बड़ा शहर रास्ते में आया होगा? तो महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? मुंबई। गुजरात की कौन सी है? गांधीनगर। राजस्थान की कौन सी है? जयपुर। हरियाणा की चंडीगढ़। पंजाब की चंडीगढ़। दिल्ली। और फिर आया हिमाचल, उसकी शिमला, और फिर आया JNK। और अब तो लेह लद्दाख भी अलग राज्य बन चुका है, JNK से अलग हो चुका है। तो आपने इन सब की राजधानियों के बारे में लिखना है। मनाली मैदानी इलाका है या पहाड़ी? वह शहर कौन से राज्य में है? तो मनाली जाने के लिए आप देखिए, आप सोचिए, कभी आप मनाली घूमने गए हैं या किसी पहाड़ी एरिया में गए हैं? तो मनाली पहाड़ों में है और मैदानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, क्योंकि ये पहाड़ों में है। मेरा नया घर, और वह शहर कौन से राज्य में? मनाली, हिमाचल प्रदेश में मनाली। और हिमाचल प्रदेश बहुत ही सुंदर राज्य है, बहुत ही सुंदर। मेरा नया घर, मैं और मेरी लोनर आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट। मेरे छोटे से नायलॉन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि मैं सो सकूं। रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती। सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहक से ही रोज आंख खुलती। बताओ, क्या तुम कभी टेंट में रहे हो? कहाँ? कैसा अनुभव था? मान लो तुम्हें अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक और तुम अपने साथ केवल 10 चीज़ें ले जा सकते हो। उन 10 चीज़ों की सूची बनाओ जो तुम ले जाना चाहोगे। तो इस प्रश्न का उत्तर देना आसान है, क्योंकि अभी ऊपर आपको बताया कि वो सभी ज़रूरी चीज़ें, बहुत ज़रूरी चीज़ें, जिनमें था टेंट, एक प्लास्टिक की शीट थी, कुछ गर्म कपड़े थे, स्लीपिंग बैग था, कुछ ऐसा खाना जो जल्दी ख़राब ना हो, और पेट्रोल ईंधन डलवाने के लिए एक डब्बा था। इस तरीके की चीज़ें आप भी अपने अनुभव के आप भी सोच सकते हैं कि मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैं रोज़ कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, वो चीज़ें कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, कहाँ नहीं मिल सकती। तो उसके अनुसार आप उन 10 चीज़ों की सूची बना सकते हैं। तुमने किस किस तरह के घर देखे हैं उनके बारे में बताओ और चित्र भी बनाओ। अगर आप मैदानी इलाके में रहते हैं तो वहाँ किस प्रकार के घर होते हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो वहाँ किस प्रकार के घर होते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं तो वहाँ किस तरह के घर होते हैं। तो आपने किस प्रकार के घर देखे हैं, आप उसके बारे में बताइए और चित्र बनाइए। ठंडा रेगिस्तान। आखिरकार मैं और लोनर ले पहुंच ही गए। अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। अब हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो हमें लगता है बहुत ही गर्म इलाका होगा, लेकिन लद्दाख, लेह बिल्कुल ठंडा रेगिस्तान है। वहाँ पर रेत ही रेत है, लेकिन वो ठंडी जगह है। सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। अब वहाँ कैसे घर थे, इसे आगे इसमें बताया गया है। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। ये वहाँ की भाषा है जहाँ पर स्वागत को बोलते हैं झूले। वे लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। तो छोटे छोटे बच्चे जब भी कोई नई चीज़ देखते हैं तो उनको बहुत इच्छा होती है, उन जिस आदमी के पास वो चीज़ होती है उससे बात करना चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, है ना। ये बच्चों में उनकी नेचर ऐसी होती है, जिज्ञासु, वो जानना चाहते हैं नई चीज़ों के बारे में। ताशी के घर पर। ताशी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। ताशी कौन है? वहाँ रहने वाला एक बच्चा जिसका नाम है ताशी। उसका घर 2 मंजिला था, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना रखा था। तो ये घर किस चीज़ का बनाया गया है? 2 मंजिला, पत्थरों को काटकर बनाया गया है। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी।
ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। तो सीढ़ियाँ किस चीज़ की थी? लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई गई थी पहली मंजिल पर जाने के लिए। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते थे। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह थी। तो इस घर में बताया गया है कि पत्थरों को काटकर 2 मंजिला मकान बनाया गया है। ऊपर की मंजिल पर रहते हैं घर के लोग और नीचे रहते हैं जानवरों के रहने की जगह बनाई गई है। और वहाँ पर जो भी उनके ज़रूरत का सामान जो पूरे साल के लिए इकट्ठा करके रखते थे वो सामान भी नीचे रखा जाता था। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता। अब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो ऊपर वाले जो ऊपर की मंजिल है वहाँ पर हो सकता है ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती हो, तो वो भी नीचे आ जाते थे जानवरों की मंजिल पर ही। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी। तो देखिए घर का कैसा नक्शा बताया गया है कि पत्थरों को काट कर दीवारें बनाई गई हैं, अंदर घास फूस डाली हुई है और लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं। और ये सब वहाँ पर क्योंकि बहुत ठंडा इलाका है तो ठंड से बचने के लिए इस प्रकार का मकान बनाया गया है। और नीचे की मंजिल पर कोई खिड़की भी नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए हुए थे। अब छत मजबूत रहे तो उसके लिए मोटे पेड़ों के जो तने हैं वो इस्तेमाल किए गए थे, पतले तने इस्तेमाल नहीं किए गए थे। अच्छा बच्चों, रेगिस्तान का नाम लेते ही बड़ा गर्म सा इलाका आता है ना माइंड में कि बहुत गर्म होगा, लेकिन लद्दाख को रेगिस्तान क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और वहाँ पर भी रेतीला है। बारिश कम होती है, रेतीला इलाका है और इतना रेतीला है, इतना सूखा है वहाँ पर कि वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते। तो ये ठंडा रेगिस्तान होता है। फिर ताशी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नज़ारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थी। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी और कहीं सीताफल और मक्का। तो पहाड़ी एरिया में लोग क्या करते हैं, पहाड़ी इलाकों में वहाँ की जो भी फसल होती है और पूरे साल खाने के लिए जो भी इस्तेमाल होता है, उस मौसम में जब वो फसल होती है उसको सूखने के लिए छत पर डाल देते हैं। पहाड़ी इलाकों में छत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है क्योंकि वहीं पर खाने पीने का सारा सामान सुखाया जाता है जो कि पूरे साल इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी पर उपले सूख रहे थे। उपले भी अब ईंधन के लिए चाहिए होते हैं तो उन्हें भी सुखाकर रखते हैं। अब हर समय ऐसा मौसम नहीं होता कि हर समय उपले सुखाए जा सकें या हर समय खाने की चीज़ें मिल सकें, क्योंकि बहुत ठंडा मौसम होता है तो बहुत कम चीज़ें होती हैं, उस समय में होती ही नहीं होंगी। तो पूरे साल के लिए क्या करते हैं, उस मौसम के लिए भी वो सारा सामान जोड़ कर रखते हैं जिस मौसम में कुछ भी मिलना मुश्किल हो जाता है। ताशी ने बताया कि छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज़ धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है। ये ठंडे दिनों में इस्तेमाल होती है जब फल सब्जी नहीं मिल पाती। सोचो यह किन महीनों में होता होगा और क्यों। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये महीने बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं मैदानी इलाकों में भी। तो पहाड़ी इलाकों में तो बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। उस समय पर वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है तो सारा काम काज वहाँ पर ठप हो जाता है। मतलब कि ये रोज़मर्रा की चीज़ें हम रोज़ जाकर इस्तेमाल नहीं ला सकते। ये सब लोग अपने घरों में ही जोड़ कर रखते हैं, पूरे साल का इंतज़ाम करके रखते हैं। वहाँ खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का एक हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया था। अब जब हम कोई नई तरीके का घर देखते हैं या किसी नए इलाके का घर देखते हैं तो हमारे दिमाग में ज़रूर आता है कि हमारे घर में तो ऐसा नहीं है, या जहाँ हम रहते हैं मेरे दोस्त के घर भी ऐसे नहीं हैं, वहाँ तो सब इस प्रकार के घर हैं, यहाँ इस प्रकार का घर क्यों बनाया गया है। तो किस लिए बनाया गया होता था? अलग अलग जगह पर जो घर बनाए जाते हैं वो वहाँ के मौसम के अनुकूल, कि मौसम के हिसाब से काम करें और वहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, बहुत दूर से नहीं लाई जा सकती, जो उसी जगह पर मिलती हैं, पैदा होती हैं। जैसे पेड़ के मोटे तने इन्होंने कहा है कि लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था और पत्थर काट कर दीवारें बनाई गई थी। तो पत्थर भी पहाड़ी एरिया में मिलते हैं और लकड़ी भी वहाँ पर होती हैं, पेड़ों के तने भी मिल जाते हैं। तो वो सब चीज़ें जो एक जगह पर मिलती हैं, ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों से घर बनाए जाते हैं, वहाँ पर उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल घर बनाने में किया जाता है, बिल्कुल वहाँ के मौसम और लोगों की ज़रूरत के अनुकूल। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते होंगे। लिखो, ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, वे ऐसा क्यों करते होंगे? वो ठंड से बचने के लिए ऐसा करते होंगे।
तुम्हारे घर की छत कैसी है? तुम्हारे यहाँ छत किन किन कामों के लिए इस्तेमाल होती है? तो हमारे यहाँ छत किन कामों के लिए इस्तेमाल होती है? हम ऊपर सर्दियों में धूप में बैठ भी सकते हैं, या गर्मियों में हम भी कई चीज़ें सुखाते हैं छत पर, या हम खेलते भी हैं छत पर। तो छत का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में किया जा सकता है। दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेढ़े संकरे पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर जाता जा रहा था। कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर। लोनर का चलना मुश्किलों से भरा था। आपको याद है ना लोनर क्या है? लोनर है मोटरसाइकिल। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। चांगथांग इलाका किसको बोलते हैं? जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। है तो बहुत ऊंचाई पर, लेकिन इलाका है मैदानी। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी। अब क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे तो है नहीं, तो ऑक्सीजन भी बहुत कम है और वैसे भी ठंडक है, और 5000 मीटर की ऊंचाई पर जा चुके हैं, जबकि बॉम्बे से इतना ऊंचा है। तो एकदम से मौसम में बहुत फ़र्क आया और सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। सिर में भी दर्द होने लगा क्योंकि हवा का दबाव कम होने लगा था। तो जब भी हम पहाड़ी एरिया में जाते हैं और ऊंचाई पर जाते चले जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन हम जब वहाँ पे 1-2 दिन रुकते हैं तो धीरे धीरे हमें उसकी आदत हो जाती है। मैं कई दिन तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। ना ही कोई पेट्रोल पंप, ना मैकेनिक। सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब। तो वहाँ कैसा इलाका था कि दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। कोई पेट्रोल पंप नहीं था, कोई मैकेनिक नहीं था। बस वहाँ पर खुली प्रकृति, नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। कई रातें और कई दिन बीत गए। मैं अकेला ही बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान और उसमें चरती भेड़ बकरियाँ। अभी तो रेगिस्तान था, रेतीला इलाका था, सूखा, ड्राई एकदम। और अब वो कहाँ पहुँच गए हैं? जहाँ पर हरा मैदान है ना, हरियाली थी। यानी कि वहाँ पर हरियाली थी, पेड़ पौधे थे और वहाँ पर जानवर भी थे, भेड़ बकरियाँ चर रही थी। थोड़ी ही दूरी पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। मैं हैरान था, इस सुनसान इलाके में ये कौन लोग थे और क्या कर रहे थे। पता करो, तुम जिस इलाके में रहते हो वह कितनी ऊंचाई पर है। तो आप जहाँ पर रहते हैं वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, यह आप पता कीजिए। गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा? इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मैदानी इलाके से जब पहाड़ी इलाके में ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होता चला जाता है। तुम कभी पहाड़ी इलाके में गए हो? कहाँ? तो आप लिखिए, आप कहाँ घूमने गए हैं पहाड़ी इलाके में? वह कितनी ऊंचाई पर था? क्या वहाँ सांस लेने में तुम्हें भी परेशानी आई? तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक गए हो? तो आप कितने हज़ार मीटर की ऊंचाई तक गए हैं घूमने के लिए, ये भी आप लिखिए। चांगपा। वहाँ मैं मिला नामग्याल से। उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग। चांगपा घुमंतु लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। तो चांगपा कौन होते हैं? जिन्हें खाना बदोश हम बोलते हैं ना, घुमंतु लोग, जो एक जगह पर कभी नहीं रहते। अपनी भेड़ बकरियां, अपने जानवर लेकर इधर से उधर घूमते रहते हैं। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। हरे मैदानों की खोज में क्यों? ताकि भेड़ बकरियों को खाने के लिए चारा मिल सके, वो चर सके, उनके पास घास हो सके। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है। दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियां होंगी वो उतना ही अमीर माना जाएगा। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। तो चांगपा जो बकरियां पालते हैं उन्हीं बकरियों की ऊन से पश्मीना बनाया जाता है। उन्हीं बकरियों के बालों से पश्मीना ऊन बनाई जाती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही है इनकी ज़िंदगी। तो इतनी ऊंचाई पर रहना आसान तो नहीं, लेकिन वो अपनी भेड़ बकरियों से, अपने जानवरों से ही अपनी ज़रूरत का सारा सामान जुटा सकते हैं। इसलिए वो वहीं पर रहना पसंद करते हैं।
मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। क्यों? क्योंकि अभी बताया था कि ये घुमंतु प्रजाति है, एक जगह पर नहीं रहती, तो अपना सारा सामान याक पर या घोड़ों पर हमेशा लाद कर रखते हैं, और जब भी जाना होता है तो अपना सामान लाद लेते हैं, और कहीं ठहरना होता है तो सामान उतार कर वहीं पर डेरा लगा लेते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ ही देर में ये अपने टेंट काट लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। आपका स्वागत है, कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया। ये अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। तो हम जैसे टेंट बोलते हैं तो उनकी भाषा में टेंटों को क्या कहते हैं? रेबो। तो नामग्याल कहाँ ले गया? अपने बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये बहुत मजबूत होती हैं और गर्म भी। तो याक के बालों का भी इस्तेमाल किया जाता है, उनसे वो बुनाई करके पट्टियाँ बनाते हैं, जिन्हें जोड़कर वो गर्म कपड़े तैयार करते हैं, जो उनके बहुत काम आते हैं। मैंने देखा कि ये पट्टियाँ 9 डंडियों के सहारे ज़मीन से बंधी थी। टेंट लगाने से पहले ज़मीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं, फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची ज़मीन पर टेंट लगाते हैं। तो पहले गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में वो टेंट के लिए खूंटे गाड़ते हैं, और फिर या वो डंडियाँ लगाते हैं, और फिर उस पर टेंट बांधते हैं। दुनिया में मशहूर पश्मीना। तो ये देखिए, ये आपको एक पश्मीना शॉल का चित्र दिखाया गया है। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। अब आप सोचिए, आपको 6 स्वेटर पहनने पड़ जाएं तो आप कहेंगे, अरे कितनी गर्मी लग रही है मम्मी, 6 स्वेटर कैसे पहनूं, 2 में ही गर्मी लग रही है। तो एक पश्मीना शॉल कितना गर्म होता है कि उसमें 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। अब गर्म तो इतनी होती है, अब 6 स्वेटर आप पहनेंगे तो आप खुद कितने मोटे हो जाएंगे सोचिए। लेकिन पश्मीना शॉल बिल्कुल भी मोटी नहीं होती। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। जो इतनी ऊंचाई पर इतने ठंडे मौसम में रहती है, ऐसी एक बकरी की नस्ल है जिससे ये पश्मीना ऊन बनाई जाती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर होंगे। अब देखिए, बकरी का ये बाल कितना पतला होता है कि हमारा जो बाल है उसका 6वां हिस्सा, यानी कि उसमें से ऐसे 6 बाल बन सकते हैं। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। अब क्योंकि इतना पतला है तो उसे हाथों से ही बुना जा सकता है, मशीनों से इसकी बुनाई नहीं हो सकती। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिज़ाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। अब आप देखिए, 250 घंटे कितने ज़्यादा दिन हो गए हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये 10 दिन से भी ज़्यादा का समय लगेगा। पट्टियाँ 9 अच्छा, ये हमने पहले पढ़ लिया था। टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह खूब ऊंचा था और मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अब ये जो टेंट अपने साथ लेके गए थे, उस टेंट में तो सीधा खड़ा नहीं हो सकते थे, वो तो सिर्फ सोने के लिए और बैठने की जगह ही दे सकता था। लेकिन ये जिस रेबो में गया था वो बहुत ही बड़ा था और खूब ऊंचा था अंदर से। अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता। रेबो अंदर से मेरी मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। तो देखिए, एक कमरे जितना बड़ा था रेबो, कितना बड़ा टेंट था। 2 लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहां से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। अब ये खाना पकाते हैं तो धुआं हो जाता होगा, तो धुएं को बाहर निकालने के लिए एक खुला छेद रेबो के बीचों बीच रखा हुआ था। नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिज़ाइन 1000 साल से भी पुराना था। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते हैं। तो ये टेंट जो था, इसका डिज़ाइन 1000 साल से भी पुराना, यानी कि कितनी इनकी पीढ़ियां इस टेंट को इस्तेमाल करती आ रही हैं। और ये टेंट इनको ठंड से बचाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। ठंड भी कैसी, सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है और हवा भी बहुत तेज़ चलती है। अभी ऊपर बताया कि
कम से कम 40 डिग्री शून्य से नीचे तापमान चला जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड होती होगी। 0 डिग्री पर तो बर्फ़ ही जम जाती है, और जब उससे भी तापमान 40 डिग्री नीचे चला जाए तो कितनी ज़्यादा ठंड होती होगी, बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। 1 घंटे में 70 किलोमीटर की गति। सोचो, अगर तुम अपने गांव से बस में बैठे हो और वह इसी गति से चले तो तुम 1 घंटे में कहाँ पहुंच पाओगे। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। तो जैसे टेंट को रेबो बोला जाता है, वैसे ही चांगपा क्या कहते हैं, जहाँ पर भेड़ बकरियों को रखने की जगह होती है उसे लेखा बोलते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। निशान क्यों बनाता है? ताकि किसी दूसरे के जानवर के साथ अपने जानवर मिक्स ना हो जाए, मिल ना जाए, गुम ना हो जाए। तो सभी अपने अपने निशान बनाकर रखते हैं। रोज़ सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाते हैं, और ये काम औरतों और जवान लड़कियों का रोज़ का काम है। तो ये बकरियों को चराने का काम कौन करता है? वहाँ की औरतें और लड़कियाँ करती हैं। चांगपा लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से इन जानवरों से जुड़ी है। क्या कोई जानवर तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जैसे तुम्हारा कोई पालतू जानवर या खेती में इस्तेमाल किए गए जानवर इत्यादि। अब वहाँ के लोगों के लिए वहाँ पर जानवर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उनके जीवन का हिस्सा है। उनकी वजह से उन्हें जीवन जीने की सारी चीज़ें मिलती हैं, खाना पीना, कपड़ा, सब कुछ। ठंड से बचाने के लिए हर चीज़ वो जानवरों से मिलती है, तो उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो क्या आपके पास भी कोई ऐसा जानवर है जो आपकी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो? क्या कोई पालतू जानवर है, गाय है, जिससे आप अपने घर में दूध निकालते हैं, दूध पीते हैं या दूध बेचते हैं, जिस पर आपके घर की आजीविका निर्भर करती है? या फिर आपने वैसे ही कोई पालतू जानवर पाल रखा है जिससे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं? या फिर खेती में आप जिन जानवरों का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आप जानिए, पूछिए अपने घर में। ऐसे 5 उदाहरण सोचो और लिखो कि जानवर तुम्हारी ज़िंदगी से कैसे जुड़े हैं। क्या भेड़ बकरियों को अपने शरीर के बाल की ज़रूरत नहीं होती? चर्चा करो। तो आप ऐसे 5 उदाहरण क्या दे सकते हैं कि जिसमें जानवरों को आप ज़िंदगी से जुड़ा हुआ दिखा सकते हैं। तो उदाहरण हैं जैसे जो जानवर हमें दूध देते हैं, दूध के बिना तो रहना बहुत मुश्किल है। चाय पीते हैं बच्चे, दूध पीते हैं बच्चे, तो दूध हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, मिठाइयों में, हर चीज़ में, मक्खन घी बनाने में सबसे पहले दूध ही निकलता है। तो वहाँ पर जानवरों की बहुत ज़रूरत होती है। खेतों में बैलों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम रखवाली के लिए नाम लेते हैं तो हमें कुत्तों की ज़रूरत पड़ती है। कहीं आने जाने के लिए जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चल सकती वहाँ पर तांगे होते हैं या घोड़े होते हैं। घोड़े वहाँ पर आने जाने का साधन बनते हैं। जैसे पहाड़ी एरिया में खच्चर होते हैं, इस तरीके से। तो हर जगह आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे 5 उदाहरण दे सकते हैं जहाँ पर आपको जानवर की बहुत ज़रूरत होती है। मैदानी इलाकों में भी कई लोग बकरियाँ पालते हैं अपने घर की आजीविका चलाने के लिए। तो भेड़ बकरियों को के बाल उतार कर उस ऊन निकाल ली जाती है, ऊन बनाई जाती है। तो क्या उनको ज़रूरत नहीं होती? वो भी तो उस ठंडे इलाके में रहती हैं। तो अभी आपने ऊपर पाठ में पढ़ा कि जब गर्मियाँ आती हैं तो उनके बाल झड़ जाते हैं। तो गर्मियों में उन्हें उन बालों की ज़रूरत नहीं होती। गर्मियों में तो गर्मी होती है तो उनको ठंड नहीं लगती, लेकिन सर्दियों में उनके शरीर पर पूरे बाल होते हैं और गर्मियों में ही वो झड़ते हैं, तभी उनका इस्तेमाल किया जाता है। पता करो, तुमने पढ़ा था कि चांगथांग इलाके में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी कम हो जाता है। टीवी या अखबार में देखकर बताओ कि और कौन से शहर हैं जिनका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। वे शहर भारत के हो सकते हैं या किसी और देश के भी। किन महीनों में तुम्हें ऐसे तापमान की खबरें देखने को मिलेंगी? तो आप ये देखिए, ऐसे शहरों के नाम देखिए जो भारत में हैं या कहीं बाहर हैं। भारत में हिमाचल है, JNK है, जम्मू एंड कश्मीर है, जहाँ पर आपने सियाचिन तो सुना होगा, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध स्थल जिसे आप कहेंगे, भारतीय सेना जहाँ पर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करती है, सबसे ऊंचाई पर रहने वाला जो ये बना हुआ है ये सियाचिन। और सियाचिन पर तापमान जाता है 0 से भी 40 डिग्री नीचे तक जाता है। तो वहाँ पर जवान कैसे रहते हैं, वो भी उनके लिए स्पेशल ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं जिन्हें पहनकर ही वो वहाँ जा सकते हैं और अपने देश की रक्षा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ठंडे देश हैं जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। आप यूरोप में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, इंग्लैंड में हैं बहुत सारे ऐसे देश ऐसे जहाँ पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है।
बहुत ठंडे देश होते हैं जहाँ पर तापमान बहुत ही कम होता है। कनाडा इसके लिए बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, बहुत ही साधारण उदाहरण है कि कनाडा में बहुत बर्फ़ होती है, तो वहाँ पर सुबह सुबह लोग बर्फ़ ही हटाते पाए जाते हैं। श्रीनगर की ओर मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताए, न चाहते हुए भी आगे तो बढ़ना ही था। लेह से वापसी की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से दूर एक दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली थी। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ दिन बिताए, ये जो यात्री हैं गौरव जानी, और फिर वो आगे बढ़े। लेह से वापसी की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से दूर एक दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली थी। लेह से वापस आते समय मैंने श्रीनगर की ओर का रास्ता पकड़ा। कारगिल से होता हुआ फिर श्रीनगर पहुंचा। रास्ते में मैंने कई तरह के घर और अद्भुत इमारतें देखी। फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा। वहाँ के अलग घरों को देखकर मैं हैरान था। उन घरों ने मेरा दिल ही जीत लिया। कोई पहाड़ पर तो कोई पानी पर, तरह तरह के घरों में लोग रहते हैं। उन घरों के मैंने कई फ़ोटो खींचे। ये फ़ोटो तुम भी देखो। तो जब ये श्रीनगर पहुँचे तो श्रीनगर में तो हरियाली है, झीलें हैं बहुत सारी, बहुत ही सुंदर है। तो वहाँ पर कई लोग झीलों में भी रहते हैं, झीलों में ही उनके घर हैं, और कुछ लोग पहाड़ पर घर बनाकर रहते हैं। तो ये कहते हैं मैंने इतने तरीके के घर देखे कि मैं हैरान रह गया, और मैंने सबकी फ़ोटो भी ली, और ये चित्र वो आपको भी दिखा रहे हैं कि कोई घर पहाड़ पर थे तो कोई पानी पर थे। ये देखिए, यात्री डल झील में शिकारे में घूमने का मज़ा उठाते हैं। ये शिकारे ही कई लोगों के, वहाँ पर रहने लोगों के घर वाले लोगों के घर होते हैं। अपने सफ़र की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी न था कि एक ही राज्य में मुझे इतनी तरह के घर और लोगों के रहन सहन के तरीके देखने को मिलेंगे। लेह में एक अनुभव था दुनिया की चोटी पर रहने का, और श्रीनगर में अनुभव था पानी पर रहने का। इन इलाकों में घर भी ऐसे खास थे जो वहाँ के मौसम के अनुकूल थे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हर जगह पर जैसा भी मौसम होता है, जैसा भी वातावरण होता है, वहाँ पर वैसे ही प्रकार के घर बनाए जाते हैं। जहाँ पर ठंडे प्रदेश हैं वहाँ आप देखेंगे कि बाहर दीवारें बहुत कम और शीशे ज़्यादा लगाए जाते हैं, ताकि जब भी धूप निकले तो घर में रोशनी हो पूरी। और जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर तो कई जगह इग्लू भी आपने सुना होगा कि बर्फ़ के बने हुए घर ही होते हैं, जिनको इग्लू बोलते हैं। तो हर जगह रहने के घर वहाँ के मौसम के हिसाब से बनाए जाते हैं। वापसी का समय, फिर आगे बढ़ने का समय आ गया। इस बार जम्मू शहर से होते हुए जाना था। अब फिर वैसे ही घर दिखे जिन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। वही सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील। इस बारे में कोई दो राय नहीं कि ये मजबूत और टिकाऊ हैं, पर इनमें उन घरों जैसी खासियत नहीं थी जो मैंने खुशकिस्मती से लेह और श्रीनगर में देखे। तो अब जम्मू पहुँच गए हैं, जम्मू शहर है, तो वहाँ पर इन्होंने वैसे ही घर देखे जैसे हमारे शहरों में पाए जाते हैं, मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। फिर से उतना ही लंबा वापसी का सफ़र करके मैं और लोनर मुंबई पहुंचने ही वाले थे। मुंबई शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर लोनर वापस नहीं आना चाह रही थी। मेरा मन भी भारी हो रहा था। अब इतनी सुंदर जगह घूम के आए हैं तो वही चीज़ें बार बार याद आ रही हैं, और घर जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आखिरकार घर तो जाना ही पड़ता है। पर अंदर से दिल में एक खुशी थी। इतना कुछ अनोखा और नया मैं अपनी यादों और अपने कैमरे में कैद कर लाया था, और यह अंत थोड़े ही है। मैं और मेरी मोटरसाइकिल फिर जब इस शहर से ऊब जाएंगे तो निकल पड़ेंगे एक नए सफ़र पर। तो जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ फ़ोटो लेते हैं, बाद में वो फ़ोटो देखकर हमें कितना अच्छा लगता है, इतनी खुशी होती है कि हम यहाँ घूमने गए थे, ये इतनी सुंदर जगह थी। क्या पहचान सकते हो यह चित्र किसका है? कश्मीर के हर गली कूचे में दिखती है यह एक बेकरी। तो ये देखिए, एक बेकरी का चित्र आपको दिखाया गया है। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, इस दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। तो ये बेकरी क्या होती है, यहाँ पर रोटियाँ बनाई जाती हैं, जो सारे कश्मीरी लोग यहीं से रोटी खरीद कर ले जाते हैं। क्योंकि कश्मीर जैसी ठंडी जगह पर बार बार आग जलाना इतना आसान नहीं होता, तो वहाँ पर यही परंपरा होगी कि इकट्ठे एक बेकरी जैसी एक जगह पर ही उनके खाने की चीज़ें बनाई जाती होंगी, जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती होंगी। देखो और बताओ। देखो, जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरह के घर हैं जो कि वहाँ के लोगों की ज़रूरत और मौसम के अनुरूप बनाए जाते हैं। अब ये देखिए, श्रीनगर के घर एक नज़र। तो इसमें अलग अलग तरीके के घर आपको दिखाई देंगे। इसमें दिखाया गया है श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। तो चौड़ाई कम होती है और लंबाई बहुत ज़्यादा होती है इन हाउस बोट की। और जो टूरिस्ट आते हैं, जो लोग घूमने जाते हैं, वो हाउस बोट में रहते हैं।
हाउस बोट मतलब ये भी घर पानी में बनाए गए होते हैं, इसलिए इसका नाम है हाउस बोट। दूसरा है हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिज़ाइन खत्म बंद है जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। तो आपको एक पजल की तरह ये चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें गोल गोल ऐसे पजल बनाए गए हैं। तो ये एक नक्काशी है जो कि हाउस बोट की अंदर की छतों पर की गई होती है और इस डिज़ाइन का नाम है खत्म बंद। फिर है यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियाँ। आप इस चित्र में देख सकते हैं ये खिड़कियाँ जालीदार लगाई गई हैं। ये बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं। ये समतल दीवार के साथ ऐसे एक ही उस पर सम नहीं है, समतल नहीं है, बल्कि बाहर की तरफ उभरी हुई खिड़कियां हैं। इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखाई देता है। तो इन खिड़कियों को, जालीदार खिड़कियों को क्या बोलते हैं जो बाहर की तरफ निकली हैं? इन्हें डब बोलते हैं। इसके बाद चित्र है बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। तो आप देखिए ये एक बोट जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर झोंपड़ी नुमाइयों का इस्तेमाल होता है, वो वही होती हैं, ज़्यादातर एक जैसी ही होती हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, वो अपने हिसाब से उसमें ज़्यादा सहूलियत कर सकते हैं। ज़्यादा जगह है तो और ज़्यादा चीज़ें, छत हो सकती है, आगे पीछे खुली जगह हो सकती है। और किसी के पास जगह कम है तो वहाँ पर आगे पीछे की खुली जगह नहीं होगी। तो इसके कारण देखिए कि उनके घर आपके घर से अलग क्यों है। और आपके घर में क्या क्या खास बात है कि अगर बारिश होती है तो ढलवां छत है कि बारिश का पानी नीचे चला जाए, या फिर सीधी छत है और उसमें फिर एक पाइप दे रखी है ताकि पानी उस पाइप से नीचे निकल जाए, या कोई बड़ा बरामदा है जहाँ पर गर्मियाँ होती तो आप सोते हैं या धूप में कुछ सुखाते हैं। तो आपके घर में क्या चीज़ें अलग हैं और लोगों के घरों से। अपने घर के बारे में सोचो, घर बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। आप सोचिए और अपने पापा से पूछिए कि किन चीज़ों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। ईंट का, सीमेंट का, लकड़ी का, लोहे का, सरिये का, पेंट जो किया गया है, तो क्या क्या चीज़ें उस घर में लगी हैं। मिट्टी, पत्थर, लकड़ी या सीमेंट अपने घर की खास बात चित्र द्वारा दिखाओ। तो चित्र बनाना है आपने और आपको अपने घर में जो खास बात लगती है वो उस चित्र में ज़रूर दिखानी है। सोचो और लिखो। इस चित्र को देखो, क्या इसमें कुछ घर पहचान पा रहे हो? ये लकड़ी और मिट्टी के घर हैं जिसमें सर्दियों में कोई नहीं रहता। तो क्या आपको ये घर दिखाई दे रहे हैं? बहुत ही ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे ज़मीन थोड़ी सी ऊंची उठी हुई है, लेकिन ये झोपड़ी नुमा, वहाँ के मौसम की ज़रूरत के हिसाब से इधर से उधर जाना पड़े तो हर जगह पर जो घर बनाए जाते हैं वहाँ के वातावरण के अनुकूल ही बनाए जाते हैं। और फिर आपने देखना है कि वहाँ का जो बसेरा है वो आपके घर से अलग कैसे है। हमारे घर पानी पे नहीं बने होते हैं, हमारे घर ज़मीन पर ही बने होते हैं। हमारे घर के डिज़ाइन भी अलग होते हैं, हमारे घर में खिड़कियाँ ज़्यादा होती हैं। और वहाँ पर आपने लेह में जो मकान था देखा था, ताशी का घर था, ताशी के घर में नीचे की मंजिल पर खिड़कियाँ भी नहीं थी। तो ये सारा आपने पढ़ा। इस चैप्टर में आपने देखा कि सबके अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके के घर पाए जाएंगे, अलग अलग तरीके का रहन सहन पाया जाएगा। तो इस पाठ का नाम था बसेरा ऊंचाई पर। तो उन घरों के बारे में बताया गया जो ऊंचाई पर बने होते हैं, पहाड़ी इलाकों में बने होते हैं। तो ये पाठ पढ़कर इसमें जो भी आपसे पूछा गया है वो सब आप अपनी कॉपी में लिखिए।